इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसी में अगर हम देखें तो सी अगर 0 है तो y किसके इक्वल होगा, एम एक्स के। m को अगर हम कांस्टेंट कंसीडर करें तो y प्रोपोर्शनल, सही है। इसका ग्राफ सेम ही रहेगा, मतलब वो यही y और x के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही आएगी x और y के बीच में, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ ये भी बहुत यूज होगा फिजिक्स में। डायरेक्ट इक्वेशन बहुत कम जगह आएगी कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक दो जगह पर यूज किया हमने बस, लेकिन y इज प्रोपोर्शनल टू x या x इज प्रोपोर्शनल टू y, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और ऐसा बहुत यूज करेंगे, ठीक है। तो ये भी नोट कर लो, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे तो y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x, या फिर उल्टा भी आ सकता है x इज प्रोपोर्शनल टू 1/y। एक सिंपल सा कंसेप्ट समझना, x की वैल्यू को 0 रखो तो y की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, 1/0 हो गया, कितना आएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। और अगर y को हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। क्लियर है? सीधा सा ये सेंस हुआ कि जब हम इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो x जब 0 होगा तो उस समय y इंफिनिटी पर होगा, मतलब ग्राफ टच नहीं होने वाला है। ऐसे ही जब y 0 होगा तो x इंफिनिटी पे चला जाएगा, तो ग्राफ यहां भी टच नहीं होगा, तो ये दोनों में से किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। दूसरा, x की वैल्यू 1 अगर कर दें तो y 1/2 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 कर देंगे तो x की वैल्यू 2 कर देंगे तो 1/2, 3 कर देंगे तो 1/3, 4 करेंगे तो 1/4, मतलब वैल्यू डिक्रीज हो रही है। x को 1 2 3 4 इंक्रीज कर रहे हैं और y की वैल्यू 1/2 1/3 1/4 कम होती जा रही है, तो ग्राफ जो होगा वो ये शेप लेगा कि वो इंफिनिटी से इंफिनिटी जाएगा एक तरह से, और जैसे जैसे x को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे y डिक्रीज होगा, सही है। अगर वैल्यू पुट करके देखें तो x 1 है, उस समय y भी 1 होगा, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1/2 हो गई, मतलब 0.5 आधा ही रह गया। x की वैल्यू जब 3 होगी तो y की वैल्यू 1/3 0.33 हो गया, x 4 होगा तो y 1/4 यानी कि 0.25 रह गया, मतलब डिक्रीज हो रहा है। और x जब 0 है तो y की वैल्यू इनफाइनाइट, और जब x की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो y कम होता हुआ 0 पे आ जाएगा, लेकिन कब, इन्फिनिटी पे जाके। इसका मतलब कि दोनों में से किसी भी एक्सिस को एक ग्राफ टच नहीं करेगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ टच नहीं करेगा। क्लियर हो गई बात है? अब इसी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ ही है, y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x² है, ठीक है। ग्राफ अगर इसका प्लॉट करेंगे हम तो बड़े आराम से हम यही सेम ग्राफ प्लॉट कर देंगे। अकेला अकेला दोनों अलग अलग हैं तब तक कोई गलत नहीं, दोनों सही, क्योंकि इसमें भी वही कंडीशन आनी है, x 0 करो तो y इन्फिनिटी हो जाएगा और y 0 कर देंगे तो x इन्फिनिटी आएगा। इसमें भी कंडीशन सेम आनी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ भी बनेगा, क्योंकि x की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो y डिक्रीज होगा, लेकिन ज्यादा स्पीड से। जब इसे 1 रखोगे तो 1 ही रहेगा, चलो, लेकिन 2 रखेंगे तो 1/4 हो गया। x की वैल्यू को 2 रखो यहाँ पर तो 2 का स्क्वायर, तो y की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। जब 3 पुट करेंगे तब 1/9, मतलब बहुत तेजी से डिक्रीज होगा, ठीक है। और ऐसे ही y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x³ आ जाए तो इसका भी ग्राफ तो दिखेगा तो ऐसा ही, लेकिन उससे भी ज्यादा इसकी स्लोप होगी, यानी कि गिरेगा तेजी से। तो अगर हम इन सबको कंबाइंड कर दें, x एक्सिस और y एक्सिस, एक ग्राफ ये है हमारे पास, दूसरा है ये तीसरा है, ऐसे ग्राफ है। अब तीनों है यही, y प्रोपोर्शनल 1/x, प्रोपोर्शनल 1/x², प्रोपोर्शनल 1/x³। अब सोचो कौन सा ग्राफ कौन से के लिए होगा। इधर से पहला ये किसके लिए, 1/x, दूसरा वाला फिर, सही है, जो तेजी से गिर रहा है वो पावर ज्यादा होगी और जो धीरे धीरे गिर रहा है पावर कम। आगे बात समझ में, बनाओ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ है, हो गया। तो इसमें ये ग्राफ देखना, कंपेयर करके देखें, अगर जैसे अगर हम 0 लें या 1 ले लें, 1 को यहां लें तो देखना
जब x इज इक्वल टू 1 होगा तो ये वैल्यू यहाँ इतनी आ रही है, ये इतनी आ रही है, इतनी आ रही है, मतलब इसमें जब 1 ले रहे हैं तो यहाँ पर वैल्यू ज्यादा है, तो ये और कम हो गई, ये और कम हो गई, यही तो हो रहा है। 1 रखा है हमने तो ये वैल्यू आ रही है। जैसे अगर हम डायरेक्टिव प्रोपोर्शन की बात करें तो 1 अपॉन जैसे 1 नहीं 2 रख लो, चलो 1 में तो सेम ही आएगी सब में, 2 रख लेते हैं हम, तो क्या होगा 1/2 आ गया ये, तो 0.5 हो गया होगा ये आएगा इसके लिए 1/2 का स्क्वायर यानी कि तो 1/4 आ गया। जब इसमें आएंगे तो 1/2 क्यूब 1/8 आएगा और कम हो गई। तो यानी कि पहली वाली जो वैल्यू है वो 1/x के लिए है, फिर दूसरा वाला 1/x² और तीसरा है 1/x³ के लिए, डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। तो एक तरह से ऐसा समझ लो जैसे ग्राफ खड़ा हुआ है वो एकदम, तो ये पावर ज्यादा है, और ग्राफ अगर थोड़ा लेटा हुआ दिख रहा है तो पावर कम है, ठीक है। y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब एक तरह से समझो कि y जो है वो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। y जब हम कांस्टेंट लिख रहे हैं, हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट हैं x और y, और बोल ये रहे हैं कि y कांस्टेंट है, तो इसका मतलब y की डिपेंडेंसी x पे है ही नहीं। जब y x पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो फिर x की कुछ भी वैल्यू हो y बदलेगा ही नहीं। y कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, x को चाहे कम करो चाहे ज्यादा, y जितना है उतना ही रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है अब, ठीक है। तो वो जब नहीं बदलेगा तो क्या होगा, ये x एक्सिस हो गई और ये y एक्सिस हो गई। अब x की वैल्यू 0 है, y सपोज इतना है, तो अब जो y अभी 0 पर है वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। x की वैल्यू बदल रहे हैं, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 बदलते जा रही है, x चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है x एक तरह से, लेकिन y जितना यहाँ पर है वो उतना ही रहता है, y चेंज नहीं हो रहा। तो ये कांस्टेंट ग्राफ हो गया, ठीक है। सार्थक पूछा था अभी y इज इक्वल टू mx प्लस c है, अगर हम इसमें इसी को 0 कर दें तो y किसके इक्वल हो गया, और ये 0 कब होगा, ये तो 0 हो नहीं सकता है। जब ये 0 नहीं होगा तो क्या चीज 0 हुई होगी, m 0 हुआ होगा। m 0 होने का मतलब है tan थीटा 0, और tan थीटा 0 होने का मतलब थीटा की वैल्यू, कल बताया था ग्राफ में एंगल जो था वो x एक्सिस के साथ था, जो एंगल बना रहे थे हम थीटा वो किसके साथ था, x एक्सिस के साथ। x एक्सिस के साथ एंगल कितना हो गया, मतलब x एक्सिस के पैरेलल, देखो x एक्सिस के साथ एंगल हो गया 0, तो एंगल जब 0 हो जाएगा तो फिर ग्राफ जो बना रहे हो वो या तो x एक्सिस के साथ चले या उसके पैरेलल चले, तो पैरेलल चल रहा है ग्राफ, ठीक है। तो इससे भी ये बात आ रही है कि हाँ ये ग्राफ ऐसा रहेगा कि वो x एक्सिस के कैसा जाएगा, पैरेलल जाने वाला है, क्लियर। और यही चीज अगर हम यहाँ बोलें कि नहीं x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेना है हमें, अगर x कांस्टेंट लेना है तो अब ग्राफ जो है वो x की वैल्यू वेरी नहीं कराएगा, x जितना है उतना ही रहेगा। तो क्या होगा, x एक्सिस ये y एक्सिस ये 0, x जो है वो सपोज इतना है, तो अब ये यही रहेगा, y बदलते दो, y बदलने दो, ये नहीं बदलने वाला है, सही है। ये वैल्यू y की तो बढ़ रही है, देखो यहाँ से ऊपर चल रहे हैं, लेकिन जितनी x है यहाँ पर 0 पर 0 y पर वो वही की वही है, वो चेंज नहीं होगी। क्लियर हो गई बात ये, तो ये वेरिएशन आ गया हमारे पास, तो दोनों ग्राफ क्लियर हो गए। मतलब अगर y कांस्टेंट है तो x के पैरेलल चलेंगे हम, और x कांस्टेंट होगा तो y के पैरेलल जाएंगे, तो कांस्टेंट ग्राफ भी ज्यादा बनेगा। तो ये 3 ग्राफ सबसे ज्यादा यूज होते हैं फिजिक्स में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल और कांस्टेंट। फोर्थ है पैराबोलिक। पैराबोलिक ग्राफ बनाएंगे कैसे, इसमें क्या होगा, इसके लिए कंसेप्ट सिंपल सा है कि जो पावर्स हैं उनको देखेंगे हम। एक जो वेरिएबल होगा उसकी पावर होगी 2 और दूसरे की पावर होगी 1। इक्वेशन अगर लिखेंगे तो y² इज इक्वल टू 4ax है, ये कांस्टेंट ही है, तो ये पैराबोला की इक्वेशन भी है, y² इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। इस कंडीशन में ग्राफ बनाएंगे हम, और वैसे सोचो अगर वेरिएबल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर पावर है 2 और यहाँ पर पावर है, अगर कहीं वेरिएबल में 1 और 2 पावर्स दिखाई दें तो समझ लो ग्राफ पैराबोलिक होगा। शेप कैसी दिखाई देगी, शेप हमें इस तरह से दिखेगी, x एक्सिस ये y एक्सिस, ये शेप मिलेगी,
तो ऐसा नहीं हर बार ये पूरी शेप मिले, हो सकता है केवल इतनी इतनी मिले बस ऊपर ऊपर, या केवल नीचे नीचे दिखाई दे, तो वो भी ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक ही होगा। इसे ऐसे समझो, वाई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया, वैल्यूज के हिसाब से देखते हैं कि हाँ ऐसा बनेगा या नहीं। तो वैल्यू जैसे अभी रखी थी वैसे ही रखते हैं, x 1 है, 2 है, 3 ले लेते हैं, y की वैल्यू y की पुट कर दो, y ले लो क्योंकि y स्क्वायर हो रहा है, तब x की निकालो, तो y 1 होगा तो x की वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है, कांस्टेंट जो भी आएगा उसका मतलब नहीं, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं इसलिए रेशियो चलेगा वही। y 2 रखेंगे तो x की वैल्यू, फिर y को 3 तो x कितना आएगा 9। अब इस जो रीडिंग आ गई है ना, इस रीडिंग से ग्राफ बना के देखते हैं कि क्या बनेगा ग्राफ। ये हमारे पास x और y, ये ले रहे हैं 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वैल्यूज ले ली हमने। अब y 1 है तो x की वैल्यू भी कितनी है 1, तो y 1 है x की वैल्यू 1, यानी कि ये मिलेगा। y 2 है x 4 है, y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 4, यहां पर आ गया पॉइंट। y 3 है, x कितना है 9, 3 पर ये कहां मिलेगा जाके 9 पर, तो ग्राफ की शेप ये आ। इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल के लिए जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स और वाई तो कोऑर्डिनेट्स है ही, वो एक्स और वाई क्या है कोऑर्डिनेट्स, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, और ए जो है वो सर्कल की रेडियस है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं और ए क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल, बस। तो ये डायरेक्ट है और वो सीधे सीधे हमें लर्न भी करना पड़ेगा। ये सेंटर हो गया, ये इसकी क्या है रेडियस, चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, रेडियस तो इक्वली चलेगी। और ये एक्स और ये वाई आया कहां से है, ये है एक और इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इलिप्स जानते हैं क्या होता है, कहीं पढ़ा है ना ये वर्ड, सुना होगा, कहां पर 9th क्लास में केपलर्स लॉ पढ़े थे, और उसमें पढ़ा था कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड जिस ऑर्बिट में रोटेट करती है उस पाथ को एलिप्टिकल पाथ है, वो एलिप्टिकल पाथ पढ़ा है। वो कैसा होता है एलिप्टिकल पाथ, मतलब ओवल शेप जो होगी, कैसा होगा वो ओवल शेप। तो एलिप्स जो है, एलिप्स देखो इधर, इसके लिए इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन है जो सीधे सीधे लर्न करनी है। पहले सर्कल की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, ए क्या है यहाँ पर रेडियस, इसमें आ जाते हैं। जब इलिप्स की बात करते हैं तो इलिप्स जो होगा वो ऐसा होगा, ये मतलब इसमें ये जो रेडियस जो अभी हम शो कर रहे थे इक्वल वैल्यू, वो इक्वल नहीं है, अलग अलग है। इलिप्स में दो एक्सिस होती हैं जिन्हें हम अलग अलग बोलते हैं, एक होती है माइनर एक्सिस जो छोटी दिखेगी, और एक होती है मेजर एक्सिस जो बड़ी है। ये एक्स एक्सिस इस समय मेजर है और इसमें वाई एक्सिस कैसी है माइनर एक्सिस है, तो मेजर और माइनर दो एक्सिस चलती हैं इसमें। तो इसमें ही ये वैल्यूज हैं अलग अलग, ये ए और बी। तो ए जो है उसे हम, ये तो पूरे की आधी हो गई ना, जैसे बोल देते हैं सेमी मेजर एक्सिस है ए, इसका ठीक आधा है, पूरा तो यहां तक होगा 2 है, ऐसे ये सेमी माइनर एक्सिस हो गई जो बी है। अगर ए और बी इक्वल हो जाएंगे तो ये मिल जाएगा, अगर ए और बी इक्वल हो जाएंगे यहां से भी मिल जाएगा और उसमें भी देख लो फिगर में भी, अगर ए और बी को इक्वल कर दिए सर्कल बनेगा ये प्रॉपर। और अगर यहां पर आ जाओ तो ये भी दिखाई दे रहा है कि जैसे ही ए और बी को इक्वल करोगे तो नीचे ए स्क्वायर आएगा, एलसीएम ए स्क्वायर हो गया, तो ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एलसीएम चला गया इधर, तो क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास, आ गया। तो इलिप्स और सर्कल दोनों का एक तरह समझ लो कि इससे ही ये निकाला है हमने, ठीक है। और इसमें क्या कंडीशन है, इसमें कंडीशन ये है कि इसमें दोनों एक्सिस चलती हैं, एक मेजर एक्सिस और एक
तो इलिप्स जब बनाएंगे हम तो उसमें एक एक्सिस बड़ी होगी, उसे मेजर बोल देंगे, और जो छोटी है वो माइनर एक्सिस है। हाँ हाँ, बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसा नहीं कि ये नहीं बन सकता, ये भी बन सकता है। लेकिन जब हम इसे बनाएंगे तो इसमें अगर हम इसे शो करेंगे तो ये जो है बी है और ये ए है, तो इस कंडीशन में मेजर एक्सिस कौन है, बी, और माइनर कौन सी है, तो वो वैल्यू पे डिपेंड करेगी। वैल्यू कौन सी, इसके नीचे क्या आएगा, अभी तो हमें पता नहीं है ना ए बड़ा है कि बी बड़ा है, हमें क्या मालूम। तो हम तो एक जनरल इक्वेशन लेके चलते हैं कि इसमें हम ए को बड़ा लेके चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कहीं इक्वेशन ऐसी मिल जाए एक्स स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 12 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसमें ये क्लियर हो गया ये बड़ी है, तो फिर हम ऐसे बनाएंगे। जब वैल्यू दी होगी तब पता लगेगा, तब तक पता नहीं लगेगा। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और ऐसे ही y इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। इसे ग्राफ बनाएंगे, लेकिन ग्राफ हम वैल्यू से बनाएंगे। पहले ही स्टार्टिंग ग्राफ को हम इसे कर रहे हैं, थीटा की वैल्यू लेके चल रहे हैं और उससे y निकालेंगे। थीटा की वैल्यूज ले लेते हैं 0, 90, 180, 270 और 360। ये थीटा की वैल्यूज हैं हमारे पास में, ठीक है, 0, 90, 180, 270 और 360। इससे क्या हुआ, इससे एक साइकिल पूरी कंप्लीट हो गई, 0, 90, 180, 270 और वापस आ गए, एक पूरा चक्कर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो एक साइकिल ले ली हमने पूरी की पूरी। अब थीटा को पुट करो, साइन 0 की वैल्यू होगी 0, तो y 0 आएगा। साइन 90 की वैल्यू होगी 1, तो y किसके इक्वल आएगा, 180 साइन 0, 180 की वैल्यू होती है 0, तो आंसर भी 0। 270 की वैल्यू होती है -1, साइन 270 होता है -1, तो -1 का मल्टीप्लाई करो, और 360 फिर से 0 पे ही आ जाएंगे। ठीक है, तो साइन 90 +1 और साइन 270 -1 होगा। अब देखो ग्राफ बनाना है हमें, वही एक्स और वाई एक्सिस ले लेते हैं। एक्स एक्सिस जो है उस पर है थीटा, एक्स एक्सिस पे क्या है थीटा, और ये हो गई वाई एक्सिस। अब वाई, क्योंकि देखो वाई की वैल्यू प्लस में भी आ रही है, और तो मतलब नीचे भी चलेंगे इसमें, ये ओ हो गया, ओरिजिन हो गया। ठीक है, अब चलते हैं 0, थीटा की वैल्यू 0 है, तो वाई की वैल्यू भी मतलब यही है। थीटा की वैल्यूज रख देते हैं इसमें 90, 180, 270, 360, वैल्यूज रख दी 90, 180, 270, 360। अब वैल्यूज देखते जाओ और रखते जाओ। यहां पर भी 2 वैल्यूज हैं केवल, ऊपर a और नीचे y में a और -a के अलावा और तो कोई वैल्यू आई नहीं है। 90 पर क्या आएगा a, तो ये देखो यहां आ गए हम। फिर 180 पर 0, 270 पर यहां पर आ गए, और 360 पर, और ये स्टार्टिंग 0 से हुई थी, तो पहला पॉइंट ये मिला, दूसरा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इन्हें मिलाते हुए कर्व बनाना है। तो ग्राफ की शेप ये होगी, ये साइन कर्व बोलते हैं इसे। कौन सा है, साइन कर्व है। बिल्कुल सेम कंसेप्ट हम यूज करते हैं y इज इक्वल टू a cos थीटा में। जब हम y इज इक्वल टू a cos थीटा में चलेंगे तो थीटा और y की वैल्यूज पहले की तरह ही निकालेंगे, 0, 90, 180, 270 और 360। cos 0 की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू a, cos 0 1, तो y की वैल्यू a, cos 90 तो y 0, cos 180 -1 तो माइनस का a आएगा, ये फिर से 0 और ये। तो ग्राफ की शेप जैसी अभी बनाई थी वैसे ही बनेगी, बस डिफरेंस समझना। ये स्टार्ट हुआ था 0 से और ये स्टार्ट कहां से होगा, शेप यही है। ऐसे समझो जैसे कि हमने ये यहां से ग्राफ को स्टार्ट करना है, इस जगह से ग्राफ कहां से स्टार्ट करना है, ए से, यहां से स्टार्ट करना है और ए पे ही जाके खत्म करना है बस हमें। तो ये ग्राफ की शेप आएगी, ये हो गया 360,
270, बीच में होगा 180, ये 90 और ये शेप दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। कर्व जो है ना, कर्व वास्तव में तो यही है, ऐसे ऐसे कर्व यही है दोनों में, बस साइन कर्व स्टार्ट होगा 0 से और कॉस कर्व स्टार्ट होगा A से। समझ गए? शेप यही है, शेप दोनों सेम है। अगर y इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा लिखा हो तो कर्व 0 से ही स्टार्ट होगा, लेकिन देखना अगर यहां माइनस लगा दोगे तो ये माइनस हो जाएगा। अगर यहां माइनस लगा दें हम तो ये और ये मतलब उल्टा हो गया, ये वाला कर्व पलट दो। हाँ, कर्व बस पलटना है, 0 से स्टार्ट करेंगे और ऐसे जाएंगे। पहली रीडिंग माइनस में आएगी फिर प्लस में जाएगी। और अगर हम y इक्वल टू माइनस में a cos थीटा ले तो ये पलट जाएगा। ये प्लस में स्टार्ट हुआ था, अब कहां से स्टार्ट होगा? माइनस से। शेप सेम रहेंगे। हो गई क्लियर ये बात है? करो इसे। y इक्वल टू दिया हुआ है a साइन स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा। इसका इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये प्लस हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा हो गया, वैल्यू सेम रहेंगी, साइन थीटा की वैल्यू जो निकाल रहे थे, लेकिन जब उसका स्क्वायर करोगे तो -1 की जगह क्या आएगा? तो अब हमारे पास ये पॉजिटिव साइन आएगा। ये तो मतलब ग्राफ की शेप यही है, वो निगेटिव नहीं होगा, लेकिन सही है। तो हम इसे चेंज कर रहे हैं, शेप वही रखते हुए। अब ये थीटा हो गया, ये y, और स्टार्ट होगा 0 से ही और चलेगा कहां पर? ऐसे चलता जाएगा ये, मतलब निगेटिव में आएगा ही नहीं कर्व, पूरा का पूरा कहां चलेगा? पॉजिटिव। y इक्वल टू अगर a cos स्क्वायर थीटा कर दें तो इसमें भी वही होगा। हाँ, इसमें क्या होगा? बस ये स्टार्ट मैक्सिमम से होगा और मैक्सिमम के बाद की शेप तो यही रहनी है। ठीक है, दोनों में समझ लो, वही जो पहले वाली कंडीशन है वो अभी भी है। साइन थीटा का कर्व स्टार्ट 0 से होगा और कॉस थीटा का कर्व मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, मतलब ए से स्टार्ट होना है। वो चाहे स्क्वायर में आए चाहे विदाउट स्क्वायर आ जाए, शेप में डिफरेंस आएगा कितना? बस कि अगर हमारा स्क्वायर हो गया तो ये पूरा का पूरा कर्व पॉजिटिव में आ जाएगा, मतलब नेगेटिव एक्सिस में नहीं जाना है। और जब हमारा नॉर्मल साइन थीटा या कॉस थीटा होगा तो जितना पॉजिटिव में जाएगा उतना ही नेगेटिव में जाएगा। डिफरेंस समझ में आ गया? तो दिखाई दे रहा है क्लियर? हाँ भाई, ये प्लस हो गया, तो जो पहले वाला लूप नीचे गया था ना वो अब नीचे नहीं जाने वाला है। स्टार्ट अभी भी 0 से हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू 90 पे चली गई, 180 पे फिर से 0 हो गया, 270 पे फिर मैक्सिमम चला गया और 360 पे फिर से क्या हो गया? तो पूरा कर्व हो गया। ऐसे इसमें देख लो, 0 पर क्या है? A मैक्सिमम, 90 पर 0, फिर 180 पर मैक्सिमम, 270 पर फिर से 0 और 360 पर फिर मैक्सिमम में चला गया। तो कर्व में जो रीडिंग आ रही है उससे बन रहे हैं दोनों ग्राफ, लेकिन रीडिंग भी छोड़ दो, सीधे सीधे लर्न कर लो। साइन और थीटा कॉस के कर्व आएंगे, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लूप्स में होंगे। पॉजिटिव हाफ साइकिल पॉजिटिव चलेगी, हाफ साइकिल नेगेटिव चलेगी। स्क्वायर आएगा तो पूरा का पूरा पॉजिटिव में चलेगा। एक डिफरेंस भी हो गया। दूसरी बात सीधे सीधे ये लर्न करो कि साइन का कर्व जो होगा वो 0 से स्टार्ट होगा और कॉस कर्व मैक्सिमम से स्टार्ट होगा। ये नहीं बोला प्लस ए से, हो सकता है माइनस कॉस आ जाए तो माइनस ए से स्टार्ट करेंगे, मतलब मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, 0 से नहीं होगा। याद हो गई बात?